जय हिंद दोस्तों। एसकेएस लर्निंग प्लेटफॉर्म एसएलपी में आपका फिर से स्वागत है। तो अब हम बात करने वाले हैं आर्टिकल 29 और 30 की, जिसके अंदर कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स दिया हुआ है। और हम फिर लास्ट में बात करेंगे, जो लास्ट फंडामेंटल राइट हम बात करने वाले हैं वो है आर्टिकल 32, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो ये 3 आर्टिकल्स जो है इसकी चर्चा करेंगे आज हम। तो आर्टिकल 29 है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, यानी जो माइनॉरिटीज हैं, रिलीजियस माइनॉरिटीज हो चाहे लैंग्वेज वाइज माइनॉरिटी हो, उनको क्या प्रोटेक्शन मिली हुई है। फिर राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू स्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो जो माइनॉरिटीज़ हैं वो किस तरीके से अपना जो भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश करना चाहते हैं या उसको एडमिनिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, उसके बारे में क्या राइट्स है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आर्टिकल 29 है आपका प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। तो इसमें क्या बताया गया देख लेते हैं। एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन, यानी सिटीजन्स को पहली बात तो ये राइट दिया हुआ है, और उसका कोई भी सेक्शन हो रिसाइडिंग इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, और दूसरी बात ये है कि वो इंडिया में रह रहे हैं, ऐसे सिटीजन की बात कर रहे हैं, और एनी पार्ट देयर ऑफ, या इंडिया के किसी दूसरे पार्ट में रह रहे हैं या इंडिया की टेरिटरी में रह रहे हैं। तो टेरिटरी क्या होता है, आपके जो स्टेट्स हैं हमारे, यानी राज्य हैं, ये आर्टिकल 12 वाला स्टेट नहीं, हमारे जितने भी राज्य हैं उनको मिलाकर, और उसके अलावा जितने भी यूटीज हैं वो सारा मिला के एक टेरिटरी बनती है। ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि कोई भी सिटीजन या उनका कोई भी सेक्शन, यानी कोई ग्रुप हो गया, जो इंडिया की टेरिटरी में रह रहे हैं या उसके किसी पार्ट में रह रहे हैं, हैविंग ए डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, उनका अगर लैंग्वेज जो है यूनिक है, अलग है, स्क्रिप्ट और कल्चर, उनका जो स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्चर्स होते हैं यानी होली बुक वगैरह होती है, तो वो सब चीज़ें, या उनका जो कल्चर है ऑफ इट्स ओन, शैल हैव द राइट टू कंजर्व द सेम। तो यहाँ पे बोला गया है कि अगर किसी का भी लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर उनका यूनिक है, डिस्टिंक्ट है, और वो इंडियन सिटीजन है, इंडिया की टेरिटरी में रहते हैं, तो उनके पास राइट है उनको कंजर्व करने का, उनको बचा के रखने का, उनको संजोने का। ठीक है। नो सिटीजन शैल बी डिनाइड एडमिशन इनटू एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, किसी भी सिटीजन को किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेने से नहीं रोका जा सकता, उनको नहीं मना किया जा सकता। मेंटेन्ड बाय द स्टेट और रिसीविंग एड आउट ऑफ स्टेट फंड, और वो इंस्टीट्यूशन लेकिन ऐसा होना चाहिए जो स्टेट द्वारा मेंटेन किया जा रहा है या स्टेट द्वारा उसे फंड मिल रहे हैं। ठीक है। ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ, तो सिर्फ रिलीजन, रेस, कास्ट, लैंग्वेज या इसमें से किसी भी, और बाकी दोनों को इकट्ठा मिला के इसके बेसिस पे ही जो है उनको मना नहीं किया जा सकता, अगर उस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की फंडिंग या उसका जो मेंटेनेंस है वो स्टेट द्वारा हो रहा है। तो पहले में यानी बताया कि लैंग्वेज और स्क्रिप्ट और कल्चर जो डिस्टिंक्ट होगा, तो उसको प्रोटेक्ट करने का राइट हर सिटीजन को है, हर उसके सेक्शन को है। तो ये एक तरीके से सिर्फ माइनॉरिटी के लिए नहीं है, यहाँ पे सबको ही मिला है, क्योंकि बोला है एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन, तो उसके अंदर माइनॉरिटी मेजॉरिटी सभी आ जाते हैं। अगर उनकी डिस्टिंक्ट लैंग्वेज है, स्क्रिप्चर है और कल्चर उनका अपना है, तो उनको राइट टू कंजर्व है। ठीक है। और यहाँ पे सेकंड क्लॉज में बोल दिया उन्होंने कि सिर्फ इस ग्राउंड पे, क्योंकि उनका रिलीजन, रेस या कास्ट या लैंग्वेज अलग तरीके का है, या इसके सिर्फ इसी के बेसिस पे किसी को एडमिशन लेने से किसी सिटीजन को नहीं रोका जा सकता ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर जहाँ पे मेंटेनेंस स्टेट करता है या स्टेट द्वारा मेंटेन्ड है, और वो या फंड रिसीव कर रहा है स्टेट के द्वारा। तो ये आपका आर्टिकल 29 कहता है। इसका इंटरप्रिटेशन देख लेते हैं। आर्टिकल 29(1), ये जो जिसकी हम बात कर रहे थे, प्रोटेक्ट द राइट ऑफ ए ग्रुप। तो यहाँ पे क्योंकि एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन बोला गया था, तो ये एक ग्रुप के राइट की बात करता है। वाइल आर्टिकल 29(2), जबकि 29(2) क्या है, नो सिटीजन, तो यहाँ पे सिटीजन की बात कर रहा है। ठीक है। तो ये एक डिफरेंस है, दोनों में क्या डिफरेंस है ये बताया गया यहाँ पे। एज एन इंडिविजुअल रिस्पेक्टिव ऑफ कम्युनिटी टू विच ही बिलोंग्स, तो यहाँ पे तो एक कम्युनिटी की बात कर दी गई कि अगर कोई कम्युनिटी है जिसका यूनिक लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर है, तो वो अपने आप को कंजर्व कर सकता है। यहाँ पे हर एक सिटीजन को बोला गया कि भाई उसको सिर्फ रेस, रिलीजन, कास्ट, इसके बेसिस पे एडमिशन लेने से नहीं रोका जा सकता किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से।
आर्टिकल 29 ग्रांट्स प्रोटेक्शन टू बोथ रिलीजियस माइनॉरिटीज एज वेल लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। तो यहाँ पे बोला कि अगर लैंग्वेज भी अलग है, रिलीजन भी अलग है या कल्चर भी अलग है, तो उसके बेसिस पे भी उनको प्रोटेक्शन या राइट टू कंजर्व मिलेगा। तो सिर्फ जो है यहाँ पे दोनों ही माइनॉरिटीज, अगर रिलीजियस माइनॉरिटीज है वो भी और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी जो है, दोनों को ही ग्राउंड ग्राउंड बना के इनको कंजर्व करने के लिए बताया गया है। दोनों ही, जैसे रिलीजन और ये लैंग्वेज के बेसिस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, तो दोनों के बेसिस पे उनको प्रोटेक्शन दी गई कंजर्व करने के लिए। द राइट कंटेंट इन आर्टिकल 29(1) में बी एक्सरसाइज बाय सेटिंग अप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो ये जो 29 का 1 था, यहाँ पे कोई अगर ऐसा ग्रुप है, कोई ऐसा वो है जिसका कल्चर जो है, सेक्शन ऑफ सिटीजन है जिसका कल्चर, लैंग्वेज या स्क्रिप्ट यूनिक है, तो वो अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बना सकते हैं। और क्योंकि राइट टू कंजर्व, कंजर्व का मतलब ये भी आता है कि वो आगे उसको प्रोटेक्ट कर सकें। प्रोटेक्ट मतलब कि अगर मुझे अपना रिलीजन या जो भी स्क्रिप्चर है उसको बचाना है, तो आगे उसको बताना भी तो पड़ेगा ना, किसी को आगे भी पास करना पड़ेगा, अपनी जो जनरेशन है, जो चिल्ड्रन है, अपने जो रिलीजन के दूसरे लोग हैं। तो ये राइट उनको ये भी प्रोवाइड करता है कि वो अपना कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो है सेटअप कर सके और उसके द्वारा आगे अपने चिल्ड्रन को, अपनी कम्युनिटी को, उनको वो लैंग्वेज, वो अपना स्क्रिप्चर या वो अपना कल्चर जो है पास ऑन कर सके। द राइट कंटेंट इन आर्टिकल 29(2) इज अवेलेबल टू एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया। तो ये 29 का 2 क्योंकि यहाँ पे लिखा है सिटीजन, तो ये हर सिटीजन को अवेलेबल है, वेदर बिलोंगिंग टू माइनॉरिटी और मेजॉरिटी, चाहे वो मेजॉरिटी को बिलोंग करता हो या माइनॉरिटी को बिलोंग करता हो। क्योंकि यहाँ पे सिटीजन लिखा हुआ है, तो ये राइट की एडमिशन उसका एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में जो स्टेट द्वारा मेंटेन्ड है या फंड रिसीव करता है, उसके अंदर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा रिलीजन और लैंग्वेज के बेसिस पे। तो ये जो प्रोटेक्शन है ये सब सिटीजन को अवेलेबल है। इट इज राइट ऑफ सिटीजन एज ए सिटीजन एंड नॉट एज ए मेंबर ऑफ एनी कम्युनिटी क्लास। तो जैसे कि डिफरेंस बताया था दोनों के अंदर कि ये एक क्लास के बाद बात करता है और एक ग्रुप के बारे में बात करता है, जबकि ये जो राइट है एडमिशन वाला, ये हर एक सिटीजन को दिया गया है। ये डिफरेंस बताया गया है। तो स्कोप ऑफ दिस आर्टिकल इज नॉट नेसेसरली रेस्ट्रिक्टेड टू माइनॉरिटीज ओनली because the word section of citizen in article includes minorities as well as majority। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि जैसे कि यहाँ पे लिखा है एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इसका जो टाइटल दिया रखा आर्टिकल का, वो लिखा है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। तो यहाँ पे माइनॉरिटीज वर्ड यूज किया गया है, तो इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि इसका मतलब ये नहीं कि ये जो आपका 1 है, क्लॉज 1, इसके अंदर सिर्फ माइनॉरिटीज को प्रोटेक्शन दी गई है। यहाँ पे क्योंकि एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन लिखा हुआ है, तो यहाँ पे माइनॉरिटी एज वेल मेजॉरिटी दोनों को प्रोटेक्शन है कि अगर उनकी लैंग्वेज, स्क्रिप्चर और स्क्रिप्ट और कल्चर जो है यूनिक है, डिस्टिंक्ट है, तो वो उसको प्रिजर्व कर सकते हैं, उसको कंजर्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। 30 आर्टिकल 30 आपका है राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो यहाँ पे अपना किस तरीके से वो अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है वो स्टैब्लिश कर सकते हैं, उसको एडमिनिस्टर कर सकते हैं, यानी खुद उसको एडमिनिस्ट्रेशन उसका संभाल सकते हैं, इसके बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे स्पेसिफिकली बोला गया कि ऑल माइनॉरिटीज़, तो जितने भी माइनॉरिटीज़ हैं, वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन, चाहे वो रिलीजन के बेसिस पे माइनॉरिटी में हो या लैंग्वेज के बेसिस पे वो माइनॉरिटी में हो, शैल हैव द राइट टू इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस। तो अपनी चॉइस का वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है वो इस्टेब्लिश कर सकते हैं और उसका एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो ये उनको राइट दे रखा है सभी माइनॉरिटीज़ को, जो रिलीजन बेसिस पे हो या लैंग्वेज बेसिस पे, दोनों ही बेसिस पे अगर माइनॉरिटी है तो दोनों में से किसी में भी। 1A में बोला गया है इन मेकिंग एनी लॉ प्रोवाइडिंग फॉर कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर्ड बाय द माइनॉरिटी रेफर टू इंक्लूड द स्टेट शैल इंश्योर दैट। तो इसमें एक चीज़ बताया कि मान लिया कि किसी माइनॉरिटी ग्रुप ने या माइनॉरिटीज़ ने, उन्होंने अपना एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सेटअप किया, तो क्योंकि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि राइट टू प्रॉपर्टी जो है इसको बाद में हटा दिया गया था और उसको लीगल राइट बना दिया था फंडामेंटल राइट से, तो ये उसके बाद इसको इंसर्ट किया गया। तो ये बताया गया कि अगर कोई माइनॉरिटी है, उसने अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सेटअप किया और उसके बाद ऐसी कोई बात हो रही कि उसकी कंपल्सरी एक्विजिशन करनी है प्रॉपर्टी की, तो उसमें यही बोला गया है कि जब कोई स्टेट
किसी माइनॉरिटी के किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का कंपलसरी एक्विजिशन करेगा और उसको उस पर कब्जा करेगा, कभी कभार जैसे पब्लिक गुड के अंदर या पब्लिक काम के लिए, पब्लिक अफेयर के लिए, जैसे मान लो कहीं से रोड निकालनी है और कहीं पे रेलवे ट्रैक बिछाना है, तो उस केस में कभी कभार जो है कंपलसरी एक्विजिशन करना पड़ता है प्रॉपर्टी का। और उस कंपलसरी एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी में अगर कोई ऐसा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो माइनॉरिटी द्वारा इस्टेब्लिश था वो आ गया, तो उस केस के लिए एक प्रोटेक्शन बताई गई कि जो स्टेट है उसको इंश्योर करना पड़ेगा कि उसको एक सही अमाउंट, द अमाउंट फिक्स एंड डिटरमाइंड बाय लॉ, यानी लॉ द्वारा बनाकर एक लॉ बनाया जाएगा जिसके द्वारा जो अमाउंट देना चाहिए ऐसे केसेस में वो स्टेट इंश्योर करेगा कि वो अमाउंट उस माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन तक पहुंचे। तो यानी एक्विजिशन के केस में स्टेट को ये इंश्योर करना है, जिसके लिए एक लॉ भी बनाना जरूरी होगा और वो लॉ के द्वारा तय किया जाएगा कि क्या अमाउंट उनको मिलना चाहिए। तो ये इसके बारे में 1A में बताया। द स्टेट शैल इंश्योर द अमाउंट फिक्स्ड बाय और डिटरमाइंड अंडर सच लॉ for the acquisition of such property is such as would not restrict or abrogate the right guaranteed under that clause। तो जो अमाउंट फिक्स किया जा रहा है, ऐसा नहीं कि बहुत कम अमाउंट दे दिया जिसकी वजह से वो आगे वो जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है दोबारा कहीं और सेटअप ना कर पाए, यानी इस तरीके से हमें अमाउंट देना है, वो एक तरह से मुआवजा देना है कि उस प्रॉपर्टी को ऐसा ना लगे कि वो अमाउंट से आप किसी तरह से ये जो राइट दिया गया है टू इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्ट्रेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन माइनॉरिटीज को, इसके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन हो रहा हो। तो ये चीज बताइए। द स्टेट शैल नॉट इन ग्रांटिंग एड टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, उसके बाद जब स्टेट के क्या करते हैं, ग्रांट देते हैं जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होते हैं, तो ये भी बताया गया कि स्टेट शैल नॉट इन ग्रांटिंग एड टू एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, स्टेट जब किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को ग्रांट देगा तो वहाँ पे उसको डिस्क्रिमिनेशन से मना किया गया कि वो डिस्क्रिमिनेशन सिर्फ इस वजह से नहीं कर सकता क्योंकि वो माइनॉरिटी द्वारा चलाया जा रहा है या माइनॉरिटी द्वारा मैनेज हो रहा है। तो इसी बात को आपके क्लॉज में बोला गया है। द स्टेट शैल नॉट इन ग्रांटिंग एड टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑन द ग्राउंड दैट इट इज अंडर द मैनेजमेंट ऑफ माइनॉरिटी। कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन माइनॉरिटी के मैनेजमेंट के अंडर है, इस वजह से उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता जब भी स्टेट जो है ग्रांट देगा एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को। यानी स्टेट अगर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को ग्रांट दे रहा है तो वो सबको इक्वली ही मतलब ट्रीट करेगा और सबको अप्रोप्रिएटली ग्रांट देगा जो भी एड या सहायता देना चाह रहा है, वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज। तो चाहे वो जो माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है रिलीजन के बेसिस पे माइनॉरिटी में हो या लैंग्वेज के बेसिस पे माइनॉरिटी में हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। और ग्रांट एड जो दिया जा रहा है वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को सबको बराबर समझ के ही दिया जाएगा, किसी के साथ फेवर नहीं करना ये बताया गया है या किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करना ये बताया गया है। इंटरप्रिटेशन में देख लेते हैं। तो प्रोटेक्शन अंडर आर्टिकल 30 इज कन्फाइंड ओनली टू माइनॉरिटीज। तो अभी जो हमने बात की थी 29 के अंदर ये एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन था, तो यहाँ पे जो सभी सेक्शन ऑफ सिटीजन को ये बताया गया था कि अगर उनका लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर यूनिक है, डिस्टिंक्ट है, तो उसको राइट टू कंजर्व है। जबकि यहाँ पे ये सिर्फ माइनॉरिटीज की बात कर रहे हैं, तो आर्टिकल 29 जो है पूरा सभी को देता है और जबकि 30 जो है सिर्फ माइनॉरिटीज की बात करता है। तो ये डिफरेंस है 29 और 30 में। डज नॉट एक्सटेंड टू एनी सेक्शन ऑफ अंडर आर्टिकल 29। तो 29 में कितना, जैसे मैंने बताया कि वो एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन था तो वो एक ब्रॉड है, वो उसका स्कोप ज्यादा है, जबकि आर्टिकल 30 सिर्फ माइनॉरिटीज के लिए। द राइट अंडर आर्टिकल 30 ऑल्सो इंक्लूड्स द राइट ऑफ माइनॉरिटी टू इम्पार्ट एजुकेशन टू इट्स चिल्ड्रन इन इट्स ओन लैंग्वेज। तो यहाँ पे क्योंकि वो इस्टेब्लिश कर सकते हैं और एडमिनिस्टर कर सकते हैं अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, तो यहाँ पे वो अपने बच्चों को ये आगे ये जो एजुकेशन है वो देने का राइट भी इसके तहत मिलता है, ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। ठीक है, क्योंकि वो अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बनाने का पर्पस क्या है, एजुकेशन इंस्टीट्यूट बनाने का पर्पस ये है कि माइनॉरिटी अपने इंस्टीट्यूशन के द्वारा जो अपने चिल्ड्रंस हैं और अपनी जनरेशन जो है उसको एजुकेशन इम्पार्ट कर सके। आर्टिकल 28(3) रेड विथ 31। तो 28 के 3 में ये लिखा गया था कि कोई भी जो भी ऐसा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, जो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ 28 का 3। तो 28 का 3 ये है आपका कि जब तक कंसेंट ना हो, ठीक है, तब तक
रिलीजियस इंस्ट्रक्शन या रिलीजियस वर्शिप जो है किसी पर्सन को बाध्य नहीं किया जा सकता लेने के लिए, अगर वो जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है वो रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेट है या एड रिसीव करता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अपनी मर्जी से लेकिन कोई रिलीजियस इंस्ट्रक्शन या रिलीजियस वर्शिप कर सकता है अगर वो चाहे तो इसी के साथ अगर इसको मिला दें हम यहाँ पे 28 का 3 और 30 का 1, 30 के 1 में माइनॉरिटीज की बात करी जा सकती है, कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी की मर्जी है, तो जैसे कि जो माइनॉरिटीज इंस्टीट्यूशन होंगे वहाँ पे तो उनके जो भी जनरेशन होगी उनकी मर्जी होगी, तो इसको दोनों को अगर हम साथ पढ़े, इसको और 28 के 3 को दोनों को साथ पढ़े, तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो भी रिलीजियस कम्युनिटीज़ हैं वो अपने आगे जो है अपनी चॉइस से एजुकेशन अपना माइनॉरिटी वाला या अपना रिलीजियस जो इंस्ट्रक्शन है वो आगे अपनी जनरेशन को दे सकते हैं, जो अगर कंसेंट करते हैं तो ये बता रहे कि ये दोनों को साथ मिला के एनेबल्स द रिलीजियस कम्युनिटीज टू इस्टेब्लिश द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस फॉर इम्पार्टिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो माइनॉरिटीज जो लोग हैं वो अपनी चॉइस से बना रहे हैं, पहली बात तो ये इंस्टीट्यूशन, और उसके अंदर जो एडमिशन लेंगे वो अपनी चॉइस से जो एजुकेशन है या रिलीजियस इंस्ट्रक्शन है उसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट आपका आर्टिकल आ जाता है आर्टिकल 32, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो जब तक यानी आपको अगर कोई फंडामेंटल राइट दिया हुआ है और जब तक आपके पास उसकी कोई रेमेडी नहीं है, यानी आपका फंडामेंटल राइट अगर वायलेट हो गया, तो अगर आपके पास कोई समाधान नहीं है उसका, आपके पास कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आपको, अगर आपका फंडामेंटल राइट ब्रीच हो जाता है तो उस केस में आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो क्या सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है, ये क्या कह रहे हैं, रेमेडीज फॉर एनफोर्समेंट ऑफ राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट। तो पार्ट 3 के अंदर आपका जो फंडामेंटल राइट दिया हुआ है उस केस में अपने फंडामेंटल राइट के इन्फोर्समेंट के लिए, उसको लागू करने के लिए, उसको एनफोर्स कराने के लिए आप क्या कर सकते हैं, वो यहाँ पे आपके आर्टिकल 32 में बताया गया है। तो आर्टिकल 32 का फर्स्ट क्लॉज क्या कहता है, द राइट टू मूव द सुप्रीम कोर्ट। राइट टू मूव द सुप्रीम कोर्ट मतलब आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं बाय अप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग। अप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग मतलब जो भी सही उचित होगी प्रोसीडिंग उसके थ्रू ही जा सकते हैं, ऐसा नहीं कि कुछ भी और कैसे भी जा सकते हैं। अप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग वो होनी चाहिए। फॉर एनफोर्समेंट ऑफ राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट इज गारंटीड। गारंटीड का मतलब ये भी एक राइट है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर यह गारंटी दी जाती है कि आप सुप्रीम कोर्ट के पास अप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग के थ्रू जा सकते हैं अपने फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको एनफोर्स कराने के लिए। क्लॉज 2 कहता है द सुप्रीम कोर्ट शैल हैव द पावर टू इशू डायरेक्शंस, ऑर्डर्स और रिट्स। तो तीनों चीजें हो सकती है। रिट तो आपको पता ही है, ये 5 तरह की रिट है आपकी, हैबिस कॉर्पस है, मैंडामस है, प्रोहिबिशन है, क्यो वारंटो है और सेट्यूटरी है। तो इनको हम अभी डिटेल में नीचे डिस्कस भी करेंगे। तो ये रिट्स तो कर सकते हैं, उसके साथ साथ कोई भी डायरेक्शन भी दिया जा सकता है, कोई दूसरे ऑर्डर्स भी पास किए जा सकते हैं, इंक्लूडिंग द रिट्स, तो ये तो बता ही दिया। विच में बी अप्रोप्रिएट, जो भी अप्रोप्रिएट हो उस सिचुएशन में या उस केस में या उस मैटर में। फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ एनी ऑफ द राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट। दिस पार्ट ये कौन सा पार्ट चल रहा है, पार्ट 3, जिसमें फंडामेंटल राइट को बताया गया है। तो पार्ट 3 में अगर किसी का फंडामेंटल राइट जो है उसको इन्फोर्स कराने के लिए वो सुप्रीम कोर्ट जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट कोई डायरेक्शंस, ऑर्डर या रिट कुछ भी पास कर सकता है उस फंडामेंटल राइट को एनफोर्स कराने के लिए। तो ये जो रिट्स हैं ये इनका क्या मतलब है, किस किस केस में इनको इशू किया जाता है, ये सारी डिटेल हम अभी देख लेते हैं। क्लॉज 3 कहता है विदाउट प्रिजुडिस टू द पावर कन्फर्ड ऑन द सुप्रीम कोर्ट बाय क्लॉज 1 एंड 2। तो 1 और 2 में ये बोला गया है कि सुप्रीम कोर्ट को हम मूव कर सकते हैं अगर हमारा फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है, और दूसरा सुप्रीम कोर्ट, जब हम सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे तो उसके पास पावर है कि वो डायरेक्शन, ऑर्डर या रिट पास करके हमारे फंडामेंटल राइट को एनफोर्स कराए। तो ये कह रहे हैं कि ये दोनों पावर जो सुप्रीम कोर्ट के पास दी गई है, इसके विदाउट प्रिजुडाइस मतलब इसको कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। पार्लियामेंट में बाय लॉ, पार्लियामेंट क्या कर सकता है, लॉ बना के एम्पावर एनी अदर कोर्ट, किसी दूसरे कोर्ट को भी एम्पावर कर सकता है टू एक्सरसाइज विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ जुरिडिक्शन। तो जो उस कोर्ट का लोकल जुरिडिक्शन होगा, लोकल जुरिडिक्शन डिफाइन किया जाता है पहले से ही। तो जुरिडिक्शन जैसे मान लो किसी स्टेट के अंदर, तो जनरली उसका जो भी एरिया होता है वो डिफाइंड होता है कि इस एरिया के अंदर इसका जुरिडिक्शन लगता है और यहाँ पे इस कोर्ट का यानी जो है जो भी ऑर्डर होगा वो माना जाएगा।
तो इस तरीके से किसी भी कोर्ट के ऊपर ये जो पावर है सुप्रीम कोर्ट की, उसकी पावर को डेलीगेट किया जा सकता है, एम्पावर किया जा सकता है दूसरे कोर्ट को भी सुप्रीम कोर्ट के अलावा। तो जैसे कि आप जानते हैं हाई कोर्ट को तो ऑलरेडी ये पावर, रिट की पावर ऑलरेडी है ही, और रिट की जो पावर है हाई कोर्ट की वो इससे भी ब्रॉडर है। ब्रॉडर क्यों है? क्योंकि रिट जो इशू करने की वो पावर है वो तो है ही है, उसके अलावा भी किसी दूसरे केस में भी वो और दूसरे ऑर्डर्स को पास कर सकता है। तो यहाँ पे यानी बेसिकली जो क्लॉज 3 वो ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट को जो पावर 1-2 में दी गई है वो पावर पार्लियामेंट लॉ बनाकर किसी दूसरे कोर्ट को भी दे सकता है। ये मोटे मोटा बात यहाँ पे बताई गई है। टू एक्सरसाइज विद इन लोकल लिमिट्स ऑल और एनी ऑफ द पावर, तो सारी पावर भी दी जा सकती है या कोई उनमें से एक दो स्पेसिफिक पावर भी दी जा सकती है। एक्सरसाइज बाय द सुप्रीम कोर्ट अंडर क्लॉज 2, तो क्लॉज 2 के अंदर जो भी पावर दी गई है इसमें से कुछ पावर या सारी पावर भी किसी और कोर्ट को भी दी जा सकती है फंडामेंटल राइट के वायलेशंस में उनको अप्रोप्रिएट एक्शन लेने के लिए या फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स कराने के लिए। The right guaranteed by this article shall not be suspended except as otherwise provided by this constitution। तो और ये जो राइट गारंटेड है इस आर्टिकल के अंदर, यहाँ पे इस आर्टिकल के अंदर जो ये राइट गारंटेड है ये सस्पेंड नहीं होगा, शैल नॉट बी सस्पेंडेड एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड फॉर बाय दिस कॉन्स्टिट्यूशन। सिर्फ जो कॉन्स्टिट्यूशन में बातें लिखी गई है कि किस केस में क्या होगा उनको छोड़कर बाकी टाइम पे वो सस्पेंड नहीं होगा। ये आपका जो राइट है इस आर्टिकल में जो दिया गया है, यानी कोर्ट के पास जो है आप हमेशा जा सकते हैं। सिर्फ रेस्ट्रिक्शन क्या रहेगा जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइडेड है, जैसे इमरजेंसी के केस में है सिर्फ उतना रेस्ट्रिक्शन रहेगा, बाकी केसेस में ये सस्पेंड ये आर्टिकल नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए इंटरप्रिटेशन देख लेते हैं, थोड़ा और आइडिया लग जाएगा आपको। आर्टिकल 32 प्रोवाइड्स इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो ये एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क बताता है कि किस किस तरीके से क्या क्या हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन बने हुए हैं जिसके पास हम अपने फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन के केस में या अपने फंडामेंटल राइट को एनफोर्स कराने के लिए जा सकते हैं। तो ये इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात कर रहे हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कॉल्ड दिस आर्टिकल एज द फंडामेंटल ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। इसको फंडामेंटल ऑफ फंडामेंटल राइट्स क्यों बोला डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने? क्योंकि अगर ये राइट नहीं हुआ तो हम अपने फंडामेंटल राइट को एनफोर्स ही नहीं करा पाएंगे, तो हमारे फंडामेंटल राइट्स का कोई भी औचित्य नहीं रह जाता, यानी उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। तो ये फंडामेंटल राइट्स का भी बहुत ही फंडामेंटल राइट है और इस राइट को हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला गया है। ठीक है, तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी हमारा हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहलाता है। रिट क्या होता है? एक रिट क्या है? एक ऑर्डर है बेसिकली, और ये ऑर्डर क्या कहता है कि एनीथिंग दैट इज इशूड अंडर एन अथॉरिटी इज अ रिट। तो जो भी अथॉरिटी के तहत कोई ऑर्डर पास किया जाता है, कोई इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, तो वो क्या है? एक रिट है। आर्टिकल 32 का 2 जिसके अंदर पावर दी गई थी क्या है? गिव्स ए वेरी वाइड जुरिडिक्शन टू सुप्रीम कोर्ट। क्यों? क्योंकि वो उसको इन्फोर्स करने की पावर देता है, और ना ही सिर्फ रिट पास कर सकता है सुप्रीम कोर्ट, सिर्फ रिट पास नहीं कर सकता, उसके अलावा डायरेक्शंस, ऑर्डर और दूसरे तरह के इंस्ट्रक्शन भी दे सकता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे जो लिखा था डायरेक्शन, ऑर्डर और रिट, तो ये ऑर्डर और डायरेक्शन की वजह से ये जो है वाइड कहलाता है। चलिए अब जो 5 इंपॉर्टेंट रिट्स हैं, एक क्वेश्चन आया था कि कितने रिट्स हैं जो फंडामेंटल राइट्स के वॉल्यूशन के केस में पास किया जा सकता है या दिया जा सकता है, तो ये नंबर भी पूछ लेते हैं, तो आपको नंबर भी याद रखना है। ऐसे ही फंडामेंटल राइट्स कितने हैं वो भी नंबर पूछ लिया जाता है, तो ये नंबर्स भी आपको याद रखने हैं। तो रिट देख लेते हैं, उसके फीचर्स क्या हैं वो देख लेते हैं। और ये रिट कौन इशू कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट तो यहाँ पे यूज कर ही सकता है, इशू कर ही सकता है। हाई कोर्ट के भी पास पावर है ये रिट इशू करने के लिए। 226 जो आर्टिकल है उसमें हाई कोर्ट के पास पावर है कि वो रिट इशू कर सकता है। तो रिट देख लेते हैं। पहला हैबिस कॉर्पस, तो इसका क्या मतलब है? ये इन द नेचर ऑफ ऑर्डर, ये ऑर्डर की फॉर्म में होता है। इज इशूड अगेंस्ट ए रॉन्गफुल डिटेंशन, अगर किसी को जबरदस्ती किसी की बॉडी को डिटेन कर लिया गया है, बंद कर दिया गया है, तो उस केस में उसको रिलीज करवाने के लिए इसको यूज किया जाता है, क्योंकि फ्री होना एक फंडामेंटल राइट है। बाय इशूइंग सच ए रिट the court can require a person who has been imprisoned be brought before it in order to know the reason for his detention। तो किसी को जिसको डिटेन किया गया है उसका क्या रीजन है डिटेन करने का, उसको जानने के लिए
कोई कोर्ट ये इस तरीके का हैबिस कॉर्पस रिट जो है वो पास कर सकता है, और उस केस में जब ये रिट पास किया जाएगा तो कोर्ट के सामने उस पर्सन को लाना पड़ेगा, एंड सेट हिम फ्री इफ देयर इज नो लीगल जस्टिफिकेशन फॉर द इम्प्रिजमेंट। और किसी को अगर कोई लीगल जस्टिफिकेशन नहीं है तो उसको क्या है, कोर्ट रिलीज कर सकता है। ठीक है, मान लो जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप जा रहे हैं गाड़ी से और आपको रास्ते में पुलिस वाले ने जबरदस्ती रोक लिया और आपको क्या किया, थाने में डिटेन कर लिया, तो उस केस में भी ये रिट लगाया जा सकता है। तो जब कोई लीगल जस्टिफिकेशन ना हो किसी को डिटेन करने का, किसी को इम्प्रिजनमेंट का, तो उस केस में इसको पास किया जाता है। हैबिस कॉर्पस का लिटरली जो मीनिंग है वो है टू हैव ए बॉडी, यानी बॉडी को सामने लाया जाए। द रिट मे बी एड्रेस टू एनी पर्सन वाट एवर एन ऑफिशियल और प्राइवेट पर्सन हु हैज़ अनदर पर्सन इन हिज कस्टडी। तो ये किसी ऑफिशियल पर्सन को भी दिया जा सकता है और किसी प्राइवेट पर्सन को भी, यानी कोई सरकारी ऑफिस है, कोई बंदा है तो उसको तो दिया जा सकता है। कोई प्राइवेट पर्सन ने भी अगर किसी को अपने कब्जे में कस्टडी में ले रखा है तो उसको भी ये रिट पास किया जा सकता है। उसको बोला जा सकता है कि उसको कि ऑर्डर से उसके कस्टडी में से पर्सन को लेकर कोर्ट के सामने पेश किया जाए। द रिट इज अवेलेबल फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो ये तो ऑब्वियसली बात है कि हम फंडामेंटल राइट्स के केस में यूज कर रहे हैं। और दूसरा, अगर किसी को इम्प्रिजनमेंट किया गया है, किसी को डिटेन किया गया, तो उस केस में इसको हम यूज कर रहे हैं या कोर्ट इसको इशू करता है। द रिट इज नॉट अवेलेबल फॉर, तो ये रिट कब अवेलेबल नहीं होगा, जब डिटेंशन जो है पर्सन का वो आउटसाइड द जुरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट है। यानी कोर्ट अगर मान लो दिल्ली का एरिया उसका जुरिडिक्शन में आता है और जो पर्सन है वो दिल्ली से बाहर का है, तो उस केस में ये रिट अप्लाई नहीं हो पाएगा। तो जिस जुरिडिक्शन में वो के कोर्ट के जुरिडिक्शन में वो आएगा एरिया, वहाँ पे उसको जाना पड़ेगा अपनी रेमेडी के लिए। और दूसरा, अगर जो उसका इम्प्रिजनमेंट है या डिटेंशन है एज पर लॉ है, यानी उसने कोई गलती की है, तब उस केस में भी ये रिट अवेलेबल नहीं होगा। तो जो सेकंड रिट है वो हमारा मैंडामस। तो मैंडामस का मतलब होता है कमांड। ठीक है, यानी इसमें एक कमांड दी जाती है कि ये काम आपको करना है, वो ऐसा काम जो पब्लिकली यानी पब्लिक इंटरेस्ट में होना चाहिए था लेकिन नहीं हो रहा। तो इट कमांड्स द पर्सन टू हुम इट इज एड्रेस टू परफॉर्म सम पब्लिक और क्वासी पब्लिक लीगल ड्यूटी। तो उनकी लीगल ड्यूटी थी वो काम करने की, लेकिन वो नहीं कर रहे, तो हम कोर्ट में जा सकते हैं। जैसे कि मान लिया कि म्यूनसिपैलिटी है, म्यूनसिपैलिटी का काम होता है साफ सफाई रखना, कचरा ना फैलने देना, लेकिन अब सपोज किसी एरिया में इस तरीके का काम वो नहीं कर रहे हैं और आप कोर्ट में जाकर मैंडामस लेके आ सकते हैं। या इस तरह की चीज़ें एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। which he has refused to perform and performance of which cannot be enforced by any other adequate legal remedy। तो अगर किसी दूसरे तरीके से लीगल रेमेडी आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो उस केस में आप किसी अथॉरिटी के खिलाफ जा सकते हैं कि भाई इसने अपना जो काम था, जो इसकी लीगल ड्यूटी थी, जो बनती थी पब्लिक ड्यूटी, उसने नहीं की है और इसको एनफोर्स कराया जाए मैंडामस का रिट इशू करके। तो क्लियरली हम अपने जो प्रेयर लिखते हैं अपने पिटिशन के अंदर, उसके अंदर लिखते हैं कि मैंडामस इशू किया जाए। प्रोहिबिशन इश्यूड बाय द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट टू एन इंफीरियर कोर्ट। तो ये इंफीरियर कोर्ट के लोअर कोर्ट को इशू किया जाता है। और प्रोहिबिशन से उसको, प्रोहिबिशन का मतलब होता है मना करना या किसी चीज़ को रोकना। तो एक तरह से ये बोला जाता है कि डिसकंटिन्यू द प्रोसीडिंग इन ए केस विच इज़ आउटसाइड इट्स जुरिडिक्शन। तो अगर लोअर कोर्ट कोई ऐसा काम कर रहा है जो उसके बियॉन्ड जुरिडिक्शन है, तो उसकी प्रोसीडिंग, उस केस की प्रोसीडिंग को रोकने के लिए, प्रोहिबिट करने के लिए प्रोहिबिशन का यूज़ किया जाता है। तो जनरली ये जो हायर कोर्ट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, ये लोअर कोर्ट्स को इस तरीके का रिट इशू करते हैं जब कोई पिटिशन लेके आता है। द रिट ऑफ प्रोहिबिशन डिफर्स फ्रॉम द रिट ऑफ मैंडामस। तो मैंडामस और इसमें क्या डिफरेंस है ये भी बताया गया है। मैंडामस बोलता है कि कोई एक्टिविटी करनी है, जबकि प्रोहिबिशन कहता है कि कोई एक्टिविटी नहीं करनी है। तो मैंडामस एक कोई एक्टिविटी करने के लिए है और जबकि ये इन एक्टिविटी के लिए है कि ये काम जो है आपके जुडिक्शन से बाहर है, प्रोहिबिशन जो है उस काम को रोकने के लिए है। तो ये दोनों में डिफरेंस है। सेट्योरी इज इशूड टू क्वैश द ऑर्डर ऑफ डिसीजन ऑफ लोअर कोर्ट। सेचुरी में बोलते हैं कि बेसिकली अगर कोई जो है ऑर्डर या डिसीजन लोअर कोर्ट ने पास किया है, आफ्टर ए केस हैज़ बीन डिसाइडेड वेयर द कोर्ट इज बियॉन्ड जुडिक्शन। इस केस में क्या है, कोई काम जो है अभी चल रहा है उसको डिसकंटिन्यू के लिए, कोई प्रोसीडिंग चल रही है उसको डिसकंटिन्यू की बात चलती है। जबकि सर्चुरी के अंदर क्या होता है कि कोई काम
लोअर कोर्ट ने कर दिया है, लोअर कोर्ट है, ट्राइब्यूनल है, उसने वो कर दिया काम, उसको क्वैश करने के लिए, उस ऑर्डर को, उस डिसीजन को क्वैश करने के लिए ये लगाया जाता है। ठीक है, तो आफ्टर ए केस हैज बीन डिसाइडेड बाय इट, जब वो केस डिसाइड हो गया उसके बाद जो है सर्चुरी इशू किया जाता है कि वो ऑर्डर बियॉन्ड जुरिडिक्शन था और वो जो ऑर्डर या डिसीजन पास किया गया था वो करेक्ट नहीं था, अल्ट्रा वायरस था। अल्ट्रा वायरस का मतलब होता है कि बियॉन्ड लीगल कैपेसिटी या बियॉन्ड लीगल अथॉरिटी। तो वो बियॉन्ड लीगल अथॉरिटी था, इस वजह से उसको क्या है, क्वैश करने के लिए ये जो सर्चियोरी है इसको पास किया जाता है। वाइल प्रोहिबिशन इज इशूड टू प्रोहिबिट, तो दोनों में डिफरेंस क्या है, ये तो प्रोहिबिट करने के लिए जब वो काम जो प्रोसीडिंग है वो चल रही है, और सर्चियोरी तब यूज किया जाता है कि जब उसने अपने जुडिक्शन के बाहर लोअर कोर्ट ने जाकर कोई काम कर दिया और उसको क्वैश करना है। तो ये एक तरीके से ड्यूरिंग प्रोसीडिंग हो गया, और ये आफ्टर कंप्लीशन ऑफ प्रोसीडिंग इसको इशू किया जाता है। वाइल प्रोहिबिशन इज अवेलेबल एट एन अर्लियर स्टेज, तो ये अर्लियर स्टेज में अवेलेबल है, सर्चियोरी जो है आपका लेटर स्टेज में, जब काम कंप्लीट हो गया यानी कोई ऑर्डर पास कर दिया जा चुका है उसके बाद इसको इशू किया जाता है। क्यो वारंटो, ए प्रोसीडिंग बाय विच द कोर्ट इंक्वायर्स इनटू द लीगैलिटी ऑफ द क्लेम ऑफ ए पर्सन टू ए पब्लिक ऑफिस, तो जब कोई पर्सन है उसने कोई पब्लिक ऑफिस एज्यूम किया यानी किसी पब्लिक ऑफिस में वो बैठा है या उसकी चेयर को संभाल रहा है, मान लो कोई इंस्टीट्यूशन का चेयरमैन है, तो उस चेयरमैन से पूछते हैं कि आपका क्या, यानी आपका राइट है जिसकी वजह से आप उस पोजीशन को होल्ड कर रहे हैं। तो अगर कोई अनलॉफुल क्लेमेंट होता है यानी कोई गलत तरीके से उस कुर्सी को एज्यूम कर रहा है, तो उससे पूछा जाता है कि आप लीगैलिटी बताओ कि आपने जो पोजीशन होल्ड की है वो करेक्ट है कि नहीं है। तो ए प्रोसीडिंग बाय विच कोर्ट इंक्वायर्स इनटू द लीगैलिटी ऑफ द क्लेम ऑफ ए पर्सन टू ए पब्लिक ऑफिस एंड टू रिमूव हिम फ्रॉम द एंजॉयमेंट इफ द क्लेम इज नॉट वेल फाउंडेड, तो अगर वो जो उस कुर्सी को होल्ड कर रहा है अगर वो करेक्टली होल्ड नहीं कर रहा है, मतलब उसने जो क्वालिफिकेशन चाहिए, जो जो एक्सपीरियंस चाहिए या बेसिकली जो भी लीगल रिक्वायरमेंट्स थी उसको फुलफिल नहीं कर रहा है, तो उससे ये पूछा था कि आप अपने इस पोजीशन की जो आपने क्लेम कर रखा है या होल्ड कर रखा है इसको प्रूव करो कि आपने लीगली होल्ड कर रखा है। तो अगर लीगली होल्ड नहीं कर रखा होगा तो उसके अंदर जो है उसे हटाया जा सकता है। तो क्यो वारंटो एक तरह से पूछा जाता है व्हाट इज योर अथॉरिटी टू होल्ड दैट पब्लिक ऑफिस, ये बताना है। द फंडामेंटल बेसिस ऑफ प्रोसीडिंग quo warranto is that public has interest to see that unlawful claimant does not accept a public office, तो बेसिकली इसका पर्पज ये होता है क्योंकि ये पब्लिक के हित में है कि अगर कोई पर्सन अनलॉफुली किसी पोजीशन को पब्लिक ऑफिस को होल्ड कर रहा है तो उसको उससे हटाया जा सके, क्योंकि किसी भी अनलॉफुल पर्सन का कोई पब्लिक पोजीशन होल्ड करना जो है वो पब्लिक के इंटरेस्ट में नहीं है। कंडीशंस क्या क्या है जिसके लिए जिस केस में यानी जब ये क्यो वारंटो का रेट इशू किया जा सकता है वो बता रखा है कि ऑफिस मस्ट बी पब्लिक, जो ऑफिस है पब्लिक ऑफिस होना चाहिए, वो क्रिएटेड बाय स्टैट्यूट और कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हो या स्टैट्यूट एक्ट के अंदर बना हो। द ऑफिस मस्ट बी सब्सटेंटिव वन, मेयरली द फंक्शन, तो दूसरा वो सब्सटेंटिव होना चाहिए। सब्सटेंटिव का मतलब कि वो पूरी तरह से होल सोल यानी फुल टाइम उस पोजीशन को होल्ड कर रहा हो, ऐसा नहीं कि सिर्फ कुछ टाइम के लिए काम करने के लिए या रखा गया हो। There has been a contravention of constitution in statute और statutory instrument appointing such person to that office, और दूसरा जब उसको अपॉइंट किया गया था तो कॉन्स्टिट्यूशन का कुछ वायलेशन हो रहा हो या किसी स्टैट्यूट का वायलेशन हो रहा हो जिसके तहत उसको अपॉइंट किया गया था। तो ये आपका जो है क्यो वारंटो बताता है व्हाट इज योर अथॉरिटी टू होल्ड दैट पोजीशन, ये है आपका। तो ये आपके 5 रिट हैं जो आपको समझ रहे हैं और इसके ऊपर क्वेश्चन आते आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2-3 एग्जाम में बहुत बारी आ चुके हैं। आर्टिकल 32 डज नॉट रिक्वायर द कोर्ट टू ऑब्जर्व ऑल प्रोसीजरल टेक्निकलिटीज, तो हमने देखा था कि आर्टिकल 32 के 2 में बोला गया था कि सुप्रीम कोर्ट के पावर है कि वो डायरेक्शन ऑर्डर रिट पास करके जो है फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स कर सकता है। ठीक है, तो ये बताया कि उस केस में प्रोसीजरल टेक्निकलिटीज के बारे में ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो जो सुप्रीम कोर्ट है वो प्रोसीजरल टेक्निकलिटीज को दरकिनार भी कर सकता है, यानी उसको छोड़ भी सकता है अगर वो उचित समझता है तो एप्रोप्रिएट केस के अंदर। द कोर्ट में स्टिल इशू ए रिट इन एन अप्रोप्रिएट केस इवन इफ द कंडीशन फॉर इशू ऑफ एनी ऑफ द रिट्स आर नॉट फुलफिल्ड, तो किसी रिट को इशू करने के लिए अगर कंडीशन सारी फुलफिल नहीं हो रही और कुछ टेक्निकल ग्लिच है उसके अंदर, तब भी, टेक्निकल ग्लिच का मतलब होता है कि जैसे यहाँ पे जो लीगल सेंस में है, टेक्निकल का मतलब ये होता है कि
एक तो कुछ कुछ चीज़ों को फॉलो करना पड़ता है कि इस टाइम के अंदर ही आपको जाना चाहिए। जनरली एक टाइम लिमिट होती है। रेस जुडिकाटा भी होता है। रेस जुडिकाटा का मतलब होता है कि अगर आप ऑलरेडी कहीं पे आप चले गए, कोर्ट में गए और उस आपने वहाँ पे केस फाइल कर दिया, तो दोबारा उसी केस को लेकर दोबारा कोर्ट में नहीं जा सकते। तो उसको रेस जुडिकाटा कहते हैं, यानी एक केस विच हैज़ ऑलरेडी बीन डिसाइडेड। और भी जो टेक्निकल होते हैं, टेक्निकल रीजन होते हैं, एक तो टेक्निकल ये भी होता है कि अगर आपके पास कहीं और रेमेडी अवेलेबल है तो आप डायरेक्ट नहीं जाते। लेकिन यहाँ पे जो 32 के अंदर है, इस तरह के किसी भी टेक्निकल जो चीज़ें हैं उसकी ज़रूरत नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट अगर कोई जो कंडीशन है रेट को इशू करने के लिए वो फुलफिल नहीं हो रहा, उस केस में भी जो है आपका इस फंडामेंटल राइट के वायलेशन के ऊपर कुछ ना कुछ ऑर्डर या डिस्क्रिप्शन के हिसाब से कोई डायरेक्शन पास कर सकते हैं। However, the court would not be justified in interfering in the matter of government policy. लेकिन एक चीज़ जो है कोर्ट जो मना करता है या प्रोवाइड अवॉइड करता है, वो है कि गवर्नमेंट की पॉलिसी में वो इंटरफेयर करने से बचते हैं, अवॉइड करते हैं। आर्टिकल 32 का 3 उसके अंदर बोला गया था कि दूसरे कोर्ट को भी ये जो पावर है वो दी जा सकती है, जो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है क्लॉज 1 और क्लॉज 2 के अंदर। तो बेसिकली यहाँ पे अदर कोर्ट का मतलब द अदर कोर्ट अदर देन हाई कोर्ट, क्योंकि हाई कोर्ट के पास ऑलरेडी जो ये रिट की पावर है ही है। और दूसरी बात ये, जो सुप्रीम कोर्ट है और ये हाई कोर्ट है, अगर हाई कोर्ट कोई फंडामेंटल राइट के केस में रिट इशू करता है तो वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट नहीं हो सकता। तो हाई कोर्ट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हमेशा सुप्रियर है और उसने अगर कोई ऑर्डर पास किया है तो हाई कोर्ट उसके अगेंस्ट जाके पास नहीं कर पाएगा। एक छोटी सी बात है। और इसके अंदर यह भी बोला गया था आर्टिकल 32 के 3 के अंदर कि पार्लियामेंट बाय लॉ जो है सुप्रीम कोर्ट की पावर को किसी नीचे लोअर कोर्ट में दे सकता है। लेकिन अभी तक ये ऐसा कुछ हुआ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कोई लॉ बनाकर किसी दूसरे कोर्ट को ये पावर नहीं दी है। ये क्लैरिफिकेशन है। अब हम बात कर लेते हैं कि कब कब ये फंडामेंटल राइट जो है आपका सस्पेंड हो सकता है। व्हेन कैन द फंडामेंटल राइट्स बी सस्पेंडेड? तो आर्टिकल 358 के अंदर बताया गया है कि फंडामेंटल राइट जो आपका आर्टिकल 19 के अंदर देखा है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है। किस केस में? जब इमरजेंसी लगती है। ऑन द ग्राउंड्स ऑफ, किस ग्राउंड पे? कोई वार छिड़ गई है दूसरी कंट्री के साथ, एक्सटर्नल एग्रेशन हो गया है, ठीक है, यानी हमने किसी के ऊपर जो है चढ़ाई कर दी है या हमारे देश के अंदर इस तरीके का सिचुएशन हो गया, इंटरनल रिवोल्ट हो गया है वो, तो ये सारा जो है इस केस में वार, एक्सटर्नल एग्रेशन, हमने कोई एग्रेशन किया है या वॉर हो गई है, कोई इंटरनल रिवोल्ट हो गया है कंट्री के अंदर, ये सारे केसेस के अंदर आपका आर्टिकल 19(1) जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है। ऑटोमेटिकली का मतलब कोई ऑर्डर निकालने की जरूरत नहीं है। जिस टाइम पे ये डिक्लेयर हो गया आर्टिकल 358 के अंदर कि वॉर है या एक्सटर्नल एग्रेशन है या इंटरनल रिवोल्ट है, तो उस केस में और कोई दूसरा ऑर्डर पास करने की जरूरत नहीं है। आर्टिकल 19(1) ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो गया। जबकि आर्टिकल 359 के अंदर प्रेसिडेंट हैज पावर टू सस्पेंड द ऑपरेशन ऑफ एनी और ऑल ऑफ द फंडामेंटल राइट्स एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21। तो 20 और 21 को छोड़कर बाकी फंडामेंटल राइट्स के लिए जो प्रेसिडेंट है उसके पास पावर है कि वो फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर सकते हैं ड्यूरिंग द स्टेट इमरजेंसी ऑफ आर्टिकल 352। तो जब इंटरनल रिवोल्ट होता है उस केस के अंदर। बट दिस ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट इज सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट। लेकिन ये जो प्रेसिडेंट का ऑर्डर होगा कि फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो रहे हैं 20 और 21 को छोड़कर, ये पार्लियामेंट की अप्रूवल भी इसके अंदर चाहिए होगी। However, the president cannot suspend the power of court under Article 32। जो प्रेसिडेंट है वो आर्टिकल 32 को सस्पेंड नहीं कर सकते इवन ड्यूरिंग इमरजेंसी। इमरजेंसी के केस में भी आर्टिकल 32 जो है आपका सस्पेंड नहीं हो सकता, ठीक है। बाकी आर्टिकल्स आपके फंडामेंटल राइट जो है वो सस्पेंड हो सकते हैं 2021 को छोड़कर और 32 को छोड़कर। तो 32 और 226 भी देख लेते हैं। 226 एक क्या कहता है, एक बार ये दिखा देता हूं मैं आपको। 226 कहता है पावर ऑफ हाई कोर्ट टू इशू सर्टेन रिट्स। तो हाई कोर्ट के पास, यानी एवरी हाई कोर्ट नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग इन आर्टिकल 32, यानी आर्टिकल 32 के अंदर तो रिट्स की पावर सुप्रीम कोर्ट को दी गई है। उसके अलावा एवरी हाई कोर्ट शैल हैव द पावर टू इशू टू एनी पर्सन और अथॉरिटी ऑर्डर और रिट including writ in the nature of habeas corpus, mandamus, prohibition, quo warranto or certiorari, or any of them for the enforcement of any right conferred by part 3 for
एनी अदर पर्पस। एंड फॉर एनी अदर पर्पस जो है ये इंपॉर्टेंट है कि आपका रिट तो इशू किया ही जा सकता है हैबिस कॉर्पस इन सब का फंडामेंटल राइट को एनफोर्स कराने के लिए। उसके अलावा हाई कोर्ट किसी दूसरे पर्पस के लिए भी जो है रिट को इशू कर सकता है या उसके पास पावर है कि इस तरह की चीजें करना का। तो फंडामेंटल राइट को तो इन्फोर्स कर ही सकता हाई कोर्ट, उसके अलावा बाकी चीजों में भी, बाकी कहीं भी जरूरत पड़ रही है तो वहां पे भी रिट इशू कर सकता है हाई कोर्ट। ये उसके पास पावर है 226 आर्टिकल के अंदर। ठीक है, तो अब आपको अच्छी तरह समझ में आएगा आर्टिकल 32 और 226 में क्या डिफरेंस है। तो ये सिर्फ फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स कराने के लिए आर्टिकल 32, जबकि जो 226 के अंदर हाई कोर्ट के पावर है कि वो अनय अदर पर्पस यानी दूसरे पर्पसेस के लिए भी रिट को इश्यू कर सकते हैं। द पावर ऑफ हाई कोर्ट इज वाइडर। वाइडर क्यों है ये बता दिया, क्योंकि वो दूसरे केसेस में भी रिट को इश्यू कर सकते हैं। ठीक है, ऑन सुप्रीम कोर्ट एन एस एच एस High Court has the power to issue writ not only for enforcement of fundamental right but also for enforcement of rights other than fundamental। तो fundamental rights के अलावा भी बाकी केस में भी रिट को इश्यू कर सकते हैं, इस वजह से हाई कोर्ट की पावर वाइडर है। द पावर ऑफ हाई कोर्ट टू इशू रिट कैन नॉट बी डेरोगेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32। तो जैसा कि बताया कि आर्टिकल 32 में अगर सुप्रीम कोर्ट कोई रिट इशू करता है और फिर बाद में वो मैटर अगर हाई कोर्ट के पास भेजा गया है सुप्रीम कोर्ट द्वारा, तो हाई कोर्ट जो है ऑर्डर जो भी पास कर किया है सुप्रीम कोर्ट ने उसके डेरोगेशन यानी उसके अगेंस्ट या उसके कॉन्ट्राडिक्शन में नहीं हो सकता। ये चीज ध्यान में रखनी है हाई कोर्ट को। एन एप्लीकेशन अंडर आर्टिकल 32, अगर आर्टिकल 32 के अंदर कोई एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट के पास गई है, मे ऑलवेज बी फर्स्ट टू सुप्रीम कोर्ट, यानी सबसे पहले आप, अगर आपका फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है तो आप आर्टिकल 32 के अंदर सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हो। सिंस आर्टिकल 32 इज इटसेल्फ ए फंडामेंटल राइट, क्योंकि आपका आर्टिकल 32 क्या है, अपने आप में एक फंडामेंटल राइट है, तो आप अपने फंडामेंटल को राइट को इन्फोर्स कराने के लिए आर्टिकल 32 में डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। देयर इज नो नीड टू रिसोर्ट टू आर्टिकल 226। आपको हाई कोर्ट के पास जाने की जरूरत नहीं है कि आप पहले हाई कोर्ट के पास जाओ फिर सुप्रीम कोर्ट जाओ। लेकिन जनरली ज़्यादातर केसेस में क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट जो है वो हाई कोर्ट के पास भी बोलता है कि आप पहले हाई कोर्ट के पास चले जाओ फिर आप सुप्रीम कोर्ट में आना। लेकिन ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है, आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो आर्टिकल 32 के अंदर अगर आपका फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है तो ये आपका आर्टिकल 32 था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार क्वेश्चंस में पूछा भी जाता है, इसको अच्छी तरह से आप कर लीजिएगा। लास्ट में कुछ कुछ ये एक डिस्टिंक्शन लेके आओ, ये दोनों मतलब क्या डिफरेंस है। ऐसे राइट जो सिर्फ सिटीजन को अवेलेबल है, ये भी उस पर भी क्वेश्चन आता है, और ऐसे राइट जो सिटीजन के साथ साथ एलियन यानी नॉन सिटीजन को भी अवेलेबल है, वो उसकी एक लिस्ट है। तो आपका जो सिर्फ सिटीजन को अवेलेबल है वो आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30 है। ये राइट टू माइनॉरिटीज था, ये प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज था, लेकिन इसमें माइनॉरिटीज और मेजोरिटी दोनों को प्रोटेक्शन दी गई है। आर्टिकल 19 आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात थी। आर्टिकल 16 इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात थी। और आर्टिकल 15 जहां पे आपका प्रोविजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के बारे में था। और जो दोनों को अवेलेबल है सिटीजन एज वेल नॉन सिटीजन, वो है आपका आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ और आर्टिकल 20 प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, जहाँ पे सारी चीज़ों के बारे में बता रखा था कि अरेस्ट के लिए क्या क्या प्रोविजन है, बाकी चीज़ों के लिए क्या क्या प्रोविजन है। आर्टिकल 21 प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये दोनों को अवेलेबल है सिटीजन एज वेल एज नॉन सिटीजन। आर्टिकल 22 प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस और आर्टिकल 23 प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर। तो ये जो है आपके सभी को अवेलेबल है सिटीजन एज वेल नॉन सिटीजन, और आपका ये जो राइट्स हैं ये सिर्फ सिटीजन को अवेलेबल है। ठीक है, यानी राइट्स फंडामेंटल राइट्स। तो ये इसके साथ हमारा फंडामेंटल राइट वाला पार्ट 3 जो है कंप्लीट होता है, और नेक्स्ट टाइम जब भी ये वीडियो आएगी तो वो आपका नेक्स्ट पार्ट यानी पार्ट 4 के ऊपर आएगा। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आएगी, अगर पसंद आई तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।